हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब तक हमने एल्डिहाइड कीटोन को पढ़ा, कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की विधियाँ पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें पैसे क्या लेते हैं? विलेयता, ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है, विलेयता क्या होती है, यानी पानी में घुलना। तो इसके जो प्रथम 4 सदस्य होते हैं C1 से C4, ये क्या होते हैं? जल में पूर्ण विलय होते हैं। लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ते हैं, यदि हम C5 से C6 की बात करें तो ये जल में आंशिक विलय होते हैं। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, इनकी जल में विलेयता कम होती चली जाती है। तो इस कम होने का कारण क्या होता है कि जल विरोधी भाग का क्षेत्रफल बढ़ने लगता है, यानी उसकी संख्या बढ़ने लगती है, अणुभार बढ़ने लगता है। जबकि ध्रुवीय भाग का जो जल स्नेही भाग होता है वो हाइड्रोजन बंध बनाने में, यानी उसकी प्रतिशतता कम हो जाती है और कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे जैसे अणुभार में वृद्धि होती है, अम्लों की विलेयता जल में कम होती जाती है। क्योंकि इसका कारण क्या होता है कि जैसे मान लो ये RCH2 C डबल बॉन्ड OH, ये जो हिस्सा होता है ये जल स्नेही होता है, जो कि कैसा है? ध्रुवीय भाग होता है, जो जल से बंध बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो भाग होता है ये वाला, ये क्या होता है? अध्रुवीय भाग होता है। अध्रुवीय भाग है, नॉन पोलर भाग है, जो कि जल विरोधी होता है। तो जैसे जैसे अब देखो इसमें ये अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलय होते हैं, कारण इस भाग का जो क्षेत्र वो लंबाई है वो कम होती है, ये उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, यानी हाइड्रोजन बंध के कारण ये जल में विलय होते हैं। लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है तो इनके हाइड्रोजन बंधों की प्रतिशतता कम होती चली जाती है, अर्थात इनकी विलेयता में कमी आती है। तो हम कह सकते हैं अणुभार में वृद्धि होती है तो अम्लों की विलेयता जल में कम होती जाती है। ये ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन आदि कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, जबकि जल में अविलय होते हैं। तो इनकी जो जल में विलेयता होती है वो किसके कारण होती है? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण होती है। तो ये कैसे बनता है कि जैसे मान लो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये OH है, ये किसी दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु से जुड़ जाएगा और इस तरह से ये बना लेगा। ये फिर और भी हाइड्रोजन बंध बना लेता है इस तरह से ये। तो बहुत सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें जुड़ते चले जाते हैं और ये इस तरह से। तो ये जो बंध होते हैं ये क्या कहलाते हैं? अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके कारण इनकी जल में विलेयता पाई जाती है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसके विलेयता के गुण हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका क्वथनांक, यानी ये इनको जब गर्म करते हैं तो ये वाष्पशील कितने टेम्परेचर पर होते हैं। इसके बाद है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक अम्लों का अधिक होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के बॉइलिंग पॉइंट प्राय उच्च होते हैं। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, इनके BP में वृद्धि होती है। BP में वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है? क्योंकि इनमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों में जो हाइड्रोजन बंध होता है वो प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है
अन्य अल्कोहल, ईथर या कार्बोनिल यौगिकों की तुलना में। कारण क्या होता है, ये लिख सकते हैं क्योंकि इनमें प्रबल अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। किसकी तुलना में? समान अनुभार वाले। जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा इनके क्वथनांकों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि इनमें प्रबल अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये समान अनुभार वाले ईथर, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल व एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में अधिक प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड रखते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक अधिक होते हैं। अब कारण क्या होता है, अब देखो बात करें, जैसे इसमें एल्केन में हाइड्रोजन बंध लगभग अनुपस्थित होता है, तो इसकी तुलना करते हैं। यहाँ पर ईथर में भी हाइड्रोजन बंध न के बराबर होता है, तो एल्केन और ईथर के जो क्वथनांक होते हैं वो लगभग समान होते हैं। इसके बाद जो अधिक क्वथनांक होंगे वो अल्कोहल के होंगे, इससे ज़्यादा किसके होंगे? अल्कोहल के। समान अनुभार होना चाहिए। उसके बाद पाए जाते हैं इसमें एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये इनके क्वथनांकों का क्रम है, बीपी का क्रम है, समान अनुभार वाले। कैसे होने चाहिए? समान अनुभार। कारण क्या होता है, इनके लगभग समान होते हैं, हाइड्रोजन बंध लगभग अनुपस्थित ही होता है। इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। एल्डिहाइड कीटोन ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अल्कोहल की तुलना में इनमें ज़्यादा ध्रुवण है, इससे ज़्यादा ध्रुवण इसमें है। तो यहाँ ये और भी प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रबल हाइड्रोजन बंध कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। कारण क्या होता है कि देखो अल्कोहल में OH होता है, इसके कारण ये क्या करता है, दूसरे अल्कोहल के अणु से अभिक्रिया करता है और अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है। यहाँ पर ध्यान समझना, इस ऑक्सीजन पर यहाँ पर R समूह जुड़े होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। तो यहाँ पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जिससे ये क्या करता है, दूसरे अल्कोहल के ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर इनमें भी क्या है, कार्बोनिल यौगिक है, तो यहाँ भी ये ऑक्सीजन है, ये दूसरे को हाइड्रोजन समूह को अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होता है, ये इसके यहाँ पर ये OH जुड़ा हुआ है, यहाँ भी OH है। इन दोनों के बराबर क्यों नहीं है, बीच में ये क्यों आ जाते हैं? कारण जो ये कार्बोनिल समूह होता है ये अधिक ध्रुवीय होता है, अधिक ध्रुवीय यानी मोर पोलर देन द अल्कोहल, जिससे क्या होगा कि ये ध्रुवीय प्रकृति के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश अधिक हो जाता है, यानी ऋणावेश अधिक हो जाता है। किनकी तुलना में? इसकी तुलना में, जिसके कारण क्या होता है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ये प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है अल्कोहल की तुलना में। ये प्रबल हाइड्रोजन बंध क्या करता है, ये ऑक्सीजन तुरंत ही दूसरे कार्बोक्सिलिक समूहों को अपनी ओर खींच लेता है और चारों तरफ से ये इस तरह से ये जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ये O है, H है, तो ये H यहाँ भी दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा कार्बोक्सिलिक समूह से, और यहाँ से भी ये जुड़ जाता है, यानी इसकी अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो ये हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल डाइमर के रूप में पाए जाते हैं, यानी द्विलक के रूप में पाए जाते हैं, दो अणु हमेशा जुड़े होते हैं। ये प्रयोग द्वारा भी तथ्य प्रूफ हो चुका है। जैसे हम देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो डाइमर कैसे बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ तक, इसको
डाइमर बनाएंगे। जब हम एसिटिक अम्ल का क्वथनांक निकालते हैं, एसिटिक अम्ल यानी इसका CH3C डबल बॉन्ड ये OH, ठीक है, एसिटिक अम्ल है। जब हम बेंजीन विलायक में इसको घोलते हैं तो इसका जो क्वथनांक होता है वो लगभग दुगना प्राप्त होता है, इसके अनुभार से दुगना होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजीन विलायक में डाइमर बना लेते हैं, द्विलक बना लेते हैं। तो द्विलक कैसे बनता है? इस तरह से CH3COH डबल बॉन्ड O डैश HO CH3 और डबल बॉन्ड O, इस तरह से ये डाइमर बना लेते हैं। ये कहलाता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण इनके क्वथनांक दुगने प्राप्त होते हैं, यानी अधिक प्राप्त होते हैं समान अणुभार वाले अल्कोहल या कार्बोनिल यौगिकों की तुलना में। कारण क्योंकि ये दो कार्बोनिल समूह एक चक्रीय संरचना बना लेते हैं। ये चक्रीय संरचना होती है जिसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनके जो क्वथनांक होते हैं, एसिटिक अम्ल के क्वथनांक दुगने प्राप्त होते हैं। यानी हम इसका जब अणुभार निकालें तो वो 60 आता है, लेकिन जब उसके वास्तविक अणुभार 60 होता है, लेकिन इसका दुगना प्राप्त होता है। तो ये हो गए इनके गलनांक, उसके क्वथनांक कार्बोक्सिलिक अम्लों के। इसके बाद हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के की रासायनिक अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इनको कैसे करते हैं? इसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की अनेक प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना व उसकी अम्लीय प्रकृति। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति कि ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता है क्योंकि प्रोटॉन को मुक्त करता है। हम देखते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें ये जो समूह है और ये एल्किल समूह है और ये कार्बोक्सिलिक समूह है। तो कार्बोक्सिलिक समूह में क्या होता है कि इसमें दो होते हैं, कार्बोनिल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह। तो इनके कारण ये क्या है, अम्लीय प्रकृति भी दर्शाता है। जब हम यदि कार्बोक्सिलिक समूह को लेते हैं इस तरह से ये, तो ये क्या करता है, प्रोटॉन को मुक्त करता है। तो प्रोटॉन को मुक्त करता है तो ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। और क्या मुक्त हो गया, इसमें H+ मुक्त हो गया। तो H+ मुक्त होने के कारण यानी इसी क्या दर्शाएगा, ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता है H+, यानी प्रोटॉन का निकलना क्या दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति। ऐसे ही हमने अल्कोहल में पढ़ा था ROH, ये क्या करता है, प्रोटॉन मुक्त करता है और एल्कोक्साइड बनाता है और H आयन मुक्त करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का निकलना इसकी अम्लीय प्रकृति को यानी एसिडिक नेचर को शो करता है। तो ये दोनों ही अम्लीय हैं, लेकिन बात आती है इनमें से प्रबल अम्लीय कौन सा होता है, ज़्यादा अम्लता कौन दर्शाता है। तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं अल्कोहल की तुलना में। कारण क्योंकि एल्कोक्साइड जो आयन बनता है, ये क्या बना, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद नहीं होता, अनुनाद नहीं होता। इस कारण से क्या होता है कि ये प्रोटॉन निकला है, ये थोड़ी देर बाद तुरंत ही इसमें जुड़ने की कोशिश करता है। हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का पुनर्मिलन आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पर ये प्रोटॉन निकला है बाहर, अम्लीय प्रकृति को दर्शा रहा है, तो इसका पुनर्मिलन आसानी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें अनुनाद पाया जाता है। तो ये अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है, तो जिससे हाइड्रोजन का पुनर्मिलन संभव नहीं हो पाता, बहुत देर से होता है। यानी ज़्यादा देर तक प्रोटॉन बाहर रहेगा और इसमें थोड़ी देर के लिए बाहर जाएगा, तो थोड़ी ज़्यादा देर रहेगा तो ये ज़्यादा अम्लीय होगा और वो कम अम्लीय। तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होते हैं, क्योंकि जब ये अल्कोहल प्रोटॉन मुक्त करते हैं तो एल्कोक्साइड आयन बनता है
जिसमें अनुनाद नहीं पाया जाता, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्लों में जब प्रोटॉन मुक्त करते हैं तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं जो अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन का पुनर्मिलन इस पर कठिन हो जाता है और ये अम्लीय प्रकृति ज़्यादा शो करता है। तो इसमें अनुनाद कैसे होता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, O पर माइनस है। जो नेक्स्ट संरचना बनेगी वो कैसे बनेगी, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाता है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर आ गया तो ये क्या बन गया, इस पर C सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया। तो इस तरह से ये अनुनादी संरचनाएं शो करता है और फिर वापस ये इधर आएगा और वो इधर आएगा। जो अनुनाद संकर बनेगा वो क्या होगा, C डैश डैश इस तरह से O O। तो इसमें ये अनुनादी संरचनाएं पाए जाने के कारण ये अधिक अम्लीय होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसकी अम्लीय नेचर हो गई कार्बोक्सिलिक अम्लों की। तो हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होते हैं। इसके बाद आता है कि ये इसकी जो अम्लीय नेचर होती है, यानी अम्लीय प्रकृति किस कारण, प्रोटॉन के निकलने से हुई। अब यदि यहाँ पर R जो समूह है वो कैसा है, प्रतिस्थापी, यानी यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है, ये प्रतिस्थापी। अब ये प्रतिस्थापी कौन है, R की जगह यहाँ पर जैसे मान लो ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड OH, इस पर यदि आगे भी R जुड़े हों तो कौन सा प्रभाव होता है, यानी प्लस I प्रभाव। या यदि यहाँ पर इस तरह से Cl जुड़े हों, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या होते हैं, माइनस I प्रभाव दर्शाते हैं। तो ये प्रतिस्थापी हैं। यदि प्रतिस्थापियों के प्लस I या माइनस I प्रभाव के कारण भी इनकी अम्लता प्रभावित होती है, तो हम उसको अब पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि प्रतिस्थापियों का कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी उसकी अम्लता को कैसे प्रभावित करते हैं। ये दो समूह होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला और लेने वाला कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापी यानी प्रतिकर्षियों का क्या प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह ये क्या होते हैं, यानी ये प्लस I प्रभाव दर्शाते हैं। प्लस I प्रभाव यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो ये कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये इससे H जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। अब एल्किल समूह क्या होते हैं, हम यहाँ पर ये CH3 भी जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया प्लस I प्रभाव, यानी इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन की ओर धकेलता है। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पर धकेलता है, तो ऑक्सीजन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, इसको यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से समझना कि अगर मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन कम देने वाला है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह छोटा है या कम प्रतिकर्षी है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन पर आए, जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी नहीं है, हमने ये हमारी प्रारंभिक संरचना है ये, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी छोटा समूह जुड़ा हुआ है, या हम हाइड्रोजन मान लें, फॉर्मिक अम्ल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, ये माइनस और H प्लस बाहर निकल गया बाहर, अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा है। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, तो ऑक्सीजन पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो गया। ये अधिक क्यों हुआ, जब हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तब हुआ। अगर मान लो इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन इधर से मिल जाए, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम पड़ती है ना। यही होता है, इसी को समझा रहा हूँ मैं कि जैसे मान लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह, एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह है, ये जुड़े हुए हैं इस कार्बोक्सिलिक समूह से। अब यहाँ पर जुड़ा है हाइड्रोजन। अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का इस कार्बन को देते हैं, ये कार्बन ऑक्सीजन को आगे ट्रांसफ़र कर देता है। तो ऑक्सीजन पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो गया।
अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक हो गया, तो इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत कम पड़ती है, नहीं पड़ती है। अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ कितना बड़ा समूह जुड़ा हुआ है। अगर ये ज़्यादा बड़ा समूह है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, यानी इसका मतलब है कि प्रोटॉन को निकालने की तीव्रता कम होती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह बढ़ते जाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता घटती जाती है, कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ते हैं, प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, वह कार्बोक्सिलेट आयन अस्थायी होने लगेगा। उसमें स्थायी था, अस्थायी होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है और प्रोटॉन का निकलना कम हो जाता है। ठीक है, तो अम्लता में कमी आती है, अतः अम्लता में कमी आती है। ठीक है, एसिडिक नेचर कम होती चली जाएगी। क्लियर है। अगर मान लो ये तो एक एल्किल समूह था और ज़्यादा एल्किल समूह जुड़ जाए, मान लो ये हो जाए हमारे पास, जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जाएगी अम्लता कम होती चली जाएगी। तो मैं एक क्रम लिख सकता हूँ इसका कि ये फॉर्मिक एसिड है OH, इसकी अम्लता अधिक होती है। एसिटिक अम्ल है, इसकी अम्लता इससे कम होती है। और यहाँ पर CH3CH2COH, इसकी अम्लता और कम हो गई और CH3CH और कम हो जाती है और CH3 और CH3OH। जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ रही है, इनकी अम्लता में कमी आ रही है, अम्लता में कमी आती है। ये इसका क्रम होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस आई प्रभाव बढ़ता जा रहा है, यानी इधर जाएंगे प्लस आई प्रभाव बढ़ता है, जिससे एसिडिक नेचर इसकी घटती चली जाती है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह के कारण या प्लस आई प्रभाव के कारण अम्लता पर प्रभाव। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के कारण यानी माइनस आई प्रभाव के कारण अम्लता पर प्रभाव। तो क्या होता है, माइनस आई प्रभाव के कारण अम्लता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग समूह होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे मान लो ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है। यहाँ पर यदि कोई भी हैलोजन जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ गया ये, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी और इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन तेज़ी से देगा हाइड्रोजन अपना, और ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है C डबल बॉन्ड O- प्लस में H+ आयन। ये अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी हो जाता है, जिससे अम्लता बढ़ती है, इसका वापस से पुनर्मिलन कम हो पाता है। अब बात आती है कि यदि ये हैलोजन परमाणु या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह साइनाइड भी हो सकता है, नाइट्रो समूह भी हो सकते हैं, हैलोजन भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं। अगर ये अल्फा कार्बन पर हैं तो ये अम्लता को ज़्यादा बढ़ाते हैं, और यदि ये बीटा कार्बन पर हुए जैसे CH2COH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है यानी बीटा कार्बन पर, तो कार्बोक्सिलेट आयन से दूरी बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या होती है, दूरी बढ़ जाती है, जिससे अम्लता पर प्रभाव पड़ता है, यानी इसकी अम्लता भी कम होने लगती है। जैसे हम यहाँ पर इनकी दोनों की तुलना करें तो क्या लिखते हैं कि CH2Cl C डबल बॉन्ड OH,
तो ये क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा, और Cl CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये तो है बीटा कार्बन पर और ये है अल्फा कार्बन पर। तो कौन अधिक अम्लीय होगा, ये अधिक अम्लीय होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक आयन से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की दूरी बढ़ती जाती है, अम्लता भी कम होती चली जाती है। अब बात आती है इनकी संख्या पर। अब जैसे जैसे अल्फा कार्बन पर इनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो प्लस आई माइनस आई प्रभाव भी बढ़ता चला जाता है और उनकी अम्लता में वृद्धि होती है। तो हम कैसे लिखते हैं, तो इनका क्रम क्या होता है, ये है यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर अब क्या है कि जैसे मान लो CH2 है, एक Cl जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन पर, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 2 Cl जुड़े हुए हैं, तो यहाँ क्या बचा CH, एक हाइड्रोजन और हट गया और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। और इसके बाद यदि तीसरा हाइड्रोजन भी हट जाए तो C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरह से जैसे जैसे हैलोजन की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की संख्या बढ़ती है, यहाँ पर 2 तीर के निशान लगा दो, ठीक है। यह समझाने के लिए यहाँ पर यह है, एक ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये भी खींचता है, तो यहाँ पर मैं OH इस तरह से, यानी 3 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की और कमी हो जाएगी तो ये और तेज़ी से हाइड्रोजन बाहर निकालेगा। यहाँ पर थोड़ी कम कमी होती है, यहाँ और भी कम होती है। और जैसे जैसे हैलोजन की संख्या या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों की संख्या बढ़ती जाती है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता भी बढ़ती चली जाती है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन आकर्षी यानी अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। प्रतिस्थापी 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होते हैं वो प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, ये माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। वो अम्लता को कम करते हैं, ये अम्लता को बढ़ाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिलिक समूहों में की संरचना को हम देखते हैं तो ये 3 तरह से अभिक्रियाएं दर्शाता है। ये है कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध टूटता है। तो इस तरह की, यानी ये एक अभिक्रियाएं हो गई, दूसरी जिसमें ये बंध भी टूटता है, दूसरी तरह की अभिक्रियाएं हो गई, और तीसरी जिनमें एल्किल समूह की अभिक्रियाएं यानी एल्किल समूह जिसमें अलग होता है। तो ये अभिक्रियाएं 3 तरह की अभिक्रियाएं दर्शाता है। तो हम पहले पढ़ते हैं, जो हमारी फर्स्ट है OH के टूटने से अभिक्रियाएं यानी OH बंध की अभिक्रियाएं। तो इनमें सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट है इसमें धातु से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रियाएं, यानी जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया किसी धातु से कराई जाती है तो धातु या क्षार से भी करा सकते हैं, दोनों को एक साथ कर लेते हैं, धातु व क्षार से अभिक्रियाएं। बुक में अलग अलग भी दी हुई है, आप एक जगह भी कर सकते हो इनको, कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की किसी धातु या क्षार से अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। NH से कराते हैं तो जल का अणु मुक्त होता है। जैसे हम अभिक्रिया, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है OH, इसकी अभिक्रिया कराएं हम सोडियम धातु से, Na धातु से, तो क्या करता है, हम इसके 2 अणु लेते हैं, यहाँ पर इसके 2 अणु लेंगे तो ये लवण मुक्त बनाता है RC डबल बॉन्ड ONA, प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो ये लवण बन गया, ठीक है। लवण या जल बनते हैं, क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो जल बनेंगे। तो ये अभिक्रिया इसकी अम्लीय प्रकृति को भी शो करती है, अम्लीय प्रकृति को भी दर्शाती है, धातु से अभिक्रिया। और यदि हम क्षार से अभिक्रिया कराते हैं यानी RC डबल बॉन्ड OH प्लस में NaOH, यानी हम क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो जल के अणु का निष्कासन होता है और वही लवण बनता है ONA प्लस में H2O, ये बन गया लवण।
तो इस तरह से यदि हम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और किसी क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो जल के अणु मुक्त होते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये वाला बंध टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है। जिसे हम इसको देखें तो ये H2O जल का अणु बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसके दो अणु होते हैं तो H2 बाहर निकल जाती है और Na यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। तो ये हो गई क्षार धातु व धातु व क्षार से अभिक्रियाएं। जैसे मालूम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर एसिटिक अम्ल लें CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम सोडियम धातु से, दो अणु लेंगे, धातु से कराएंगे तो दो अणु लेते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं। तो ये हमारा सोडियम एसीटेट बनता है, Na क्या बन गया, सोडियम एसीटेट लवण, प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी तरह से क्षार से भी क्रिया कराएंगे तो भी सोडियम एसीटेट बनेगा और जल का अणु मुक्त होगा। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये क्षार धातु से अभिक्रिया हो गई। इसके बाद सेकंड अभिक्रिया है, यही अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम OH बंध टूटने के कारण। ये पढ़ते हैं कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के कारण अभिक्रियाएं। तो इनमें भी लवण बनते हैं, CO2 और जल मुक्त होता है। जैसे हम इसका लें एसिटिक अम्ल ले लें, स्टार्टिंग में ही OH एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके हम दो अणु लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट से जब अभिक्रिया कराएंगे तो हम इसके दो अणु लेते हैं। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, क्योंकि यहाँ सोडियम दो है, सोडियम कार्बोनेट। इनको जब गर्म किया जाता है तो ये एसिड सोडियम एसीटेट बनाते हैं, Na सोडियम एसीटेट यानी लवण बनाते हैं। दो अणु प्लस में H2O प्लस में CO2 मुक्त होती है, इसमें जल का अणु मुक्त होता है। इन दोनों की जगह हम कार्बनिक अम्ल भी लिख सकते हैं, HC डबल बॉन्ड OH। ये दोनों CO2 मिलकर क्या बाई ये कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। कहीं पर H2 CO2 भी लिखा हुआ हो सकता है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बाई कार्ब यानी कार्बनिक अम्ल में भी विभाजित हो जाते हैं। और यदि हम इसका एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया बाइकार्बोनेट से कराएं, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, इसमें गर्म करेंगे सोडियम एसीटेट बनेगा, प्लस में H2O प्लस में CO2 मुक्त होगी, वही लवण बनता है। इसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर भी लवण और CO2 व जल बनते हैं इसमें। तो ये तो हो गई OH बंध के टूटने के कारण अभिक्रियाएं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रियाएं करते हैं जिनमें OH बंध टूटता है। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक समूह में ये कार्बन और OH का बंध जो टूटता है। अब तक हमने ये पढ़ा यहाँ से टूटा था, अब यहाँ से बंध टूटता है। तो क्या बनते हैं उत्पाद, इसमें फर्स्ट है PCl5 से, PCl3 से व SOCl2 से, यानी थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। इनसे अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल क्लोराइड बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल C डबल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया कराते हैं PCl5 से अभिक्रिया कराएंगे, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 और ये 5 Cl, PCl5 है। इस तरह से अभिक्रिया बनेगी, अम्ल क्लोराइड बनेगा और इसमें HCl बाहर निकल जाता है, ये बनता है। इसमें को गर्म करते हैं तो RC डबल बॉन्ड और यहाँ पर Cl प्लस में SO व HCl प्लस में POCl3 ये बनता है। तो ये बन गया अम्ल क्लोराइड PCl5 से अभिक्रिया कराने पर।
और यदि हम PCl3 से अभिक्रिया कराते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। PCl3 से अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया हम कराते हैं तो इसके 3 अणु लेते हैं हम, प्लस में PCl3। जैसे हमने एल्किल हैलाइडों में अभिक्रिया पढ़ी थी उसी तरह से 3 अणु लिए जाते हैं और ये क्या बनता है यहाँ पर RC डबल बॉन्ड Cl प्लस में H3PO3 फास्फोरिक एसिड बनता है। तो ये अम्ल क्लोराइड बन गया यहाँ पर अभिक्रिया कराने पर। ऐसे ही यदि थायनिल क्लोराइड से कराते हैं, अब देखो कैसे होता है ये अभिक्रिया, PCl Cl और Cl। यहाँ पर अभिक्रिया कराई हमने HO और C डबल बॉन्ड और यहाँ पर R लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका H, ये OH इससे जुड़ जाता है। हम इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, प्लस RC डबल बॉन्ड OH, ये बाहर निकल जाता है इसमें से। तो OH कहाँ आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर। ऐसे ये Cl निकलता है, ऐसे ही ये Cl निकलता है और इसके 3 अणु बनते हैं R, यानी अम्ल क्लोराइड के 3 अणु बन जाते हैं और H3PO3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या POH3, ये फास्फोरिक एसिड बनता है। इसके बाद थायरोल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है उसमें भी अम्ल क्लोराइड ही बनता है, RC डबल बॉन्ड OH। अभिक्रिया कराते हैं SO थायोनिल क्लोराइड की ये संरचना होती है, ठीक है। HCl बाहर निकल जाएगा और अम्ल क्लोराइड बाहर निकलेगा। इसको गर्म करेंगे, RC डबल बॉन्ड Cl अम्ल क्लोराइड प्लस में HCl प्लस में SO2, ये अभिक्रियाएं होती हैं। हमने एल्किल हैलाइड भी पढ़ा था, वहाँ पर अल्कोहल की भी अभिक्रियाएं ऐसी होती थी। अल्कोहल की अभिक्रिया कराते थे तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड बनते थे, RX बनते थे। तो वही सेम अभिक्रिया हैं ये भी। तो इसके बाद ये फर्स्ट अभिक्रिया हो गई PCl5 PCl3 और थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है, इसके बाद है एस्टरीकरण या निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब जल के अणु का बाहर निकलना। तो इसमें क्या होता है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अल्कोहल से कराई जाती है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं HOR, है ना, अल्कोहल। खनिज अम्लों की उपस्थिति में, जैसे H2SO4 है ना, या H+ भी लिख सकते हैं, यानी खनिज अम्लों की अम्लीय माध्यम में कराई जाती है तो जल के अणु का निष्कासन होता है इस तरह से, और ये बनता है RC डबल बॉन्ड OR। ये R को हम डैश लगा लेते हैं तो ये डैश हो गया, प्लस में H2, तो ये एस्टर बन गया, ठीक है। तो एस्टर का बनना या जल के अणु का बाहर निकलना एस्टरीकरण या निर्जलीकरण कहलाता है। तो इसके बाद हम इस अभिक्रिया एनहाइड्राइड का निर्माण, एनहाइड्राइड का निर्माण कैसे होता है, लैंग्वेज आप लिख सकते हो। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो एस्टर और जल बनते हैं। एनहाइड्राइड में जब 2 कार्बोक्सिलिक अम्लों को एक साथ जोड़ा जाता है, ये OH प्लस में HO C डबल बॉन्ड ये R डैश, ठीक है। 2 कार्बोक्सिलिक अम्लों को एक साथ जोड़ते हैं तो इनसे जल के अणु का निष्कासन हो जाता है और यहाँ पर क्या बनता है, एनहाइड्राइड बनता है, R डैश प्लस में H2O, एनहाइड्राइड, ठीक है। जल के अणु निकल गए तो कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O, बीच में O आ गया, वो लिख दिया, और ये C डबल बॉन्ड O R डैश हो गया। तो एनहाइड्राइड का निर्माण हो गया, एस्टरीकरण हो गया। ये अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक समूह की होती हैं। इसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, इसमें दोनों ही अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए जाते हैं। इसके बाद है अमोनिया से अभिक्रिया। तो अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं तो एमाइड बनते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अमोनिया से अभिक्रिया, यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया, ये क्या है, निर्जलीकरण है एक तरह से, सब में जल के अणु बाहर निकल रहे हैं। तो इसके बाद ये 4th अभिक्रिया है अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया।
तो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है, ये अमोनिया है भाई, ठीक है, NH3 है ये, तो इससे अभिक्रिया कराते हैं तो जल का अणु बाहर निकलता है और क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड NH2 प्लस में H2O, बिल्कुल इजी है, एमाइड बन गया। क्लियर है। तो अभिक्रिया पहले लवण बनता है, वो लवण आगे एमाइड में बदल जाता है। ये भी क्रियाएं पहले भी कराई थी। यदि हम इस अभिक्रिया को आगे भी बढ़ाना चाहें तो यानी नाइट्राइल बनाना चाहें या साइनाइड बनाना चाहें, एल्किल नाइट्राइल बनाना चाहें यानी एल्किल साइनाइड भी बोल सकते हैं उसको, तो हम इसी अभिक्रिया को आगे भी कर सकते हैं P2O5 की उपस्थिति में। यदि इसको हम गर्म करें एमाइड को, यहाँ पर इसको गर्म करते हैं P2O5 की उपस्थिति में, तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है -H2O यानी ऑक्सीडेशन इसका, तो ये क्या बन जाता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, एल्किल नाइट्राइल बनता है। इसमें जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा -H2O। वो कैसे होता है वो हम अभी बता देते हैं। देखो इस तरह से RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, ये H है और ये H है, ठीक है, यही एमाइड है। तो एमाइड में क्या होता है, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन निकलता है और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर। तो संरचना क्या बनती है, RC, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड NH, यही बन गया। ध्यान से देखना कि जल का अणु कैसे निकलता है। अब इसमें क्या होता है, ये बंद का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है और ये बाहर निकलता है। ये कैसा हो गया, माइनस का, ये हो गया प्लस का, तो क्या बना लेंगे दोनों, ये जल का अणु बना लेते हैं, बाहर निकल गया। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, RC, 3 बंद हो गए, ट्रिपल बॉन्ड N, एल्किल नाइट्राइल बनता है। आगे P2O5 की उपस्थिति में इसको जब गर्म करते हैं, तो ये हो गई अमोनिया से अभिक्रिया हमारी। एमाइड की कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो एमाइड बनते हैं, जो P2O5 की उपस्थिति में निर्जलीकृत कराए जाते हैं तो एल्किल नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड में बदल जाते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए थैलीमाइड का निर्माण, ये भी इसी अभिक्रिया से होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि कई बार थैलिक अम्ल का बनना है, थैलीमाइड का बनाना, इनकी अभिक्रियाएं आगे आएंगे एमीन वाले चैप्टर में। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये थैलिक अम्ल है, ये भी क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होते हैं, यानी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनकी अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं। NH3 के यहाँ पर 2 अणु लेते हैं भाई, NH3, तो ये 2 जल के अणु बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बीच में मध्यवर्ती बनता है इस तरह से C डबल बॉन्ड O NH2 और C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये एमाइड बन गया, डाई एमाइड है। अब डाई एमाइड का क्या करते हैं हम, ये थैलीमाइड में बदल जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसमें इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं या इसको और अधिक गर्म करते हैं। यहाँ तक हमने इसको गर्म किया, इसके बाद 2 जल के अणु निकल गए, यहाँ गर्म करते हैं -2 H2O बाहर निकले। अब इसको आगे और अधिक गर्म करते हैं तो अमोनिया बाहर निकल जाती है। क्या बाहर निकल जाती है, अमोनिया। और अधिक गर्म करने पर, ठीक है, तो अमोनिया कैसे निकलेगी, जैसे मान लो ये है H, एक को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसमें इसका ये बंध टूटेगा और इसमें इसका बंध टूटता है, इसके इलेक्ट्रॉन इस पर आते हैं, इसके नाइट्रोजन के यहाँ आ गए, इसके यहाँ आ गए, तो ये नाइट्रोजन कैसा हो गया, माइनस का, कार्बन कैसा हो गया, प्लस का, ठीक है। तो ये NH3 बाहर निकल जाएगा यहाँ पर, -NH3, और ये क्या बनेगा, थैलीमाइड बनेगा। देखो यहाँ पर कैसे जुड़ता है ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ तक। अब ये कार्बन प्लस का है, प्लस का कार्बन किससे जुड़ेगा, सीधा ही नाइट्रोजन से आके जुड़ेगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, H, ये यहाँ लिख दिया। ये नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन समूह से, इस तरह से, तो ये बन गया थैलीमाइड।
ये बनता है। ये भी अमोनिया से अभिक्रिया है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया, एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया कराते हैं तो थैलिमाइड बनता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, यानी हमने ये पढ़ी थी थर्ड प्रकार है जिसमें ये बंध भी ये कोई सा भी बंध टूट सकता है, यानी संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट अभिक्रिया है वो है अपचयन। तो अपचयन कराने पर हमें पता था कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन कराते हैं तो क्या बनते हैं, वो कार्बोनिल यौगिक भी बना सकते हैं, अल्कोहल भी बना सकते हैं, एल्केन भी बना सकते हैं अपचयन करने पर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह वो लास्ट ऑक्सीकरण का उत्पाद होता है। अब वो आगे ऑक्सीकृत नहीं होता है, वो अपचयित होगा तो वापस अभिक्रिया आती है। तो अल्कोहल भी बन सकते हैं, कार्बोनिल यौगिक भी बन सकते हैं और एल्केन भी बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा अपचायक ले रहे हैं। यदि प्रबल अपचायक लेते हैं तो अभिक्रिया सीधी फर्स्ट उस पर रुकती है, एल्केन पर जाकर रुकती है। तो कार्बोनिल इनके अपचयन से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं, अल्कोहल भी बना सकते हैं और एल्केन भी बना सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट अभिक्रिया है वो है अपचयन अभिक्रिया। यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हाइड्रोजन जुड़ते हैं, यहाँ पर अपचयन होता है। तो पहले तो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं। मैं तीनों को एक साथ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अपचयन कराएंगे तो RC डबल बॉन्ड H, ठीक है, H हुआ, यहाँ पर जल का अणु बाहर निकल गया, -H2O। कैसे कि अपचयन कराते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये जल का अणु बाहर निकलेगा H2O और ये H आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड। अब इसका आगे फिर अपचयन कराते हैं तो कितने H की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पर देखो कि यहाँ पहले एक H था, यहाँ पर एक H है ना। तो ये क्या होता है, जल के अणु दो बाहर निकल गए तो 2 H ये हो गए, तो यहाँ पर हम 2 H जोड़ देते हैं। अब इसका अपचयन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो ये किसे बदल जाएगा, अल्कोहल में बदल जाएगा, RCH2OH यानी प्राथमिक अल्कोहल, ये बन गया, ठीक है। तो ये अभिक्रिया, इसमें कितने H बढ़ गए, यहाँ पर एक H था, यहाँ पर हो गए 4 H, तो 2 और 1 3 H हो गए। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इसमें 2 H लगा देते हैं। अब ये होता कैसे है, देखो अल्कोहल का आगे अपचयन कराएंगे तो एल्केन में बदल जाएगा, फिर हम इसका आगे अपचयन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में H, तो यहाँ पर फिर 2 H जोड़ते हैं और ये बनता है RCH3 यानी एल्केन बन गया। हमारा अंतिम प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्केन बन गया। तो हम इस अभिक्रिया को एल्केन, अब यहाँ पर देखो ये अपचायकों की उपस्थिति में क्या होता है, सामान्यतः हम ये पढ़ते हैं एल्केन इस तरह से अपचयन होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोनिल यौगिक, अल्कोहल और एल्केन, ये होना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर अपचायक पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा अपचायक लेते हैं। अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो हमारा अपचयन यहाँ पर ही रुक जाता है और ये प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अब हमें एल्केन बनाना हो तो ये अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या RC डबल बॉन्ड OH, किसकी उपस्थिति, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कितने H की जरूरत पड़ी, यहाँ से वहाँ तक 2 और 2 4, तो यहाँ लिख दिया हमने 4 H और यहाँ पर क्या लिख दिया RCH2OH। तो इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अगर यदि हम इसका अपचयन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं, यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 423 केल्विन पर, इसे पहले भी कराया था, अपचयन कराते हैं तो यहाँ पर ये एल्केन बनती हैं, RH3 एल्केन, प्लस में H2O व I2 बाहर निकल जाते हैं, जल प्लस में I2, क्लियर है। तो यहाँ पर 2 लगा दो इसमें। तो इस तरह से अपचयन कराते हैं। 6 जल के अणुओं की ज़रूरत पड़ती है, इसमें 3 2 5। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले से ही कितने हैं, 1 2 3 अणु हैं, तो 3 जल के अणु और जोड़ देते हैं इसमें। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन कराते हैं और
एल्केन बनते हैं। इसके बाद अपचयन हो गया हमारा, इसको हम लिखते हैं यहाँ हेडिंग नहीं डाली, फर्स्ट जो अभिक्रिया है वो है अपचयन। ठीक है, इसका कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन कराते हैं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल बनते हैं, और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ कराते हैं तो एल्केन बनते हैं। ये प्रबल अपचायक माना जाता है इनकी तुलना में। तो ये अभिक्रिया को लास्ट में यहाँ पर एल्केन पर आकर ही रोक देता है। अब इससे आगे अभिक्रिया नहीं होगी। विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है, एक तो होता है कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है, CO2 का जुड़ना। विकार्बोक्सिलीकरण में CO2 का बाहर निकलना, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें CO2 बाहर निकलती है विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। यदि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण ONA को सोडा लाइन के साथ NaOH प्लस में CaO, ये 3:1 में मिलाते हैं, इसको इस सोडा लाइम बोलते हैं। सोडा लाइम के मिश्रण में गर्म करते हैं तो एल्केन बनते हैं RH प्लस में Na2CO3, तो ये एल्केन बन गया। ये सोडियम कार्बोनेट आगे अपघटित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। या इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया सोडा लाइम की उपस्थिति में कराते हैं, गरम करते हैं तो एल्केन बनते हैं प्लस में CO2 बाहर निकलती है, ये एल्केन हो गया। इनकी क्रियाविधि कैसे होती है, दोनों को कोई सा भी लिख सकते हो। ये सोडियम लवण है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्रियाविधि में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल RC डबल बॉन्ड O, ये हो गया माइनस और ये प्लस का बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है इसमें, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है COH, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है इस तरह से। सेकंड पद में क्या होता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन CO2 को मुक्त कर देता है। कैसे, ये इधर आता है और ये इधर आ जाता है, तो ये क्या बनती है CO2 प्लस में R माइनस H प्लस जुड़ जाते हैं, R माइनस और प्लस में H प्लस जुड़कर एल्केन बनाते हैं। तो ये एल्केन बन गई हमारी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कार्बोक्सिलिक अम्ल ये दिख नहीं रहा होगा इसमें, अब दिख रही होगी। ये क्रियाविधि है। यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल फर्स्ट पद में, पहले पद में कार्बन आयन हाइड्रोजन आयन बाहर निकलता है, सेकंड पद में CO2 बाहर निकल जाती है, ये बंद यहाँ पर आता है और ये आगे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो R माइनस यानी कार्बन आयन बनता है। ये कार्बन आयन हाइड्रोजन से जुड़कर एल्केन बना लेता है। ये इसकी क्रियाविधि है, विकार्बोक्सिलीकरण की क्रियाविधि। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोल्बे विद्युत अपघटन में उच्च एल्केन बनते हैं। इसमें क्या होता है, CO2 व हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। कैसे होता है, ये उसका विकार्बोक्सिलीकरण का सुधरा रूप है जो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। जैसे हम बात करें, ये है हमारा RC डबल बॉन्ड OH, इसके हम 2 अणु लेते हैं OH। अब यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल ना लेकर कोल्बे विद्युत अपघटन में कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं, सोडियम लवण लेते हैं। अब जब इनको गर्म करते हैं, इनके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इनका विद्युत अपघटन किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है तो इनमें उच्च एल्केन बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये बंध कहाँ से टूटता है, यहाँ से ये बंध टूटेगा और यहाँ से टूटता है, तो इसमें उच्च एल्केन बनते हैं। CO2S, ये 2 CO2 हो गई। कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। मैं बंध के रूप में बता दूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये बंध यहाँ पर आया और ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें R डैश, एक को हम डैश मान लें, ये जुड़ जाते हैं, प्लस में CO2 बाहर निकलती है, 2 अणु प्लस में 2 सोडियम के अणु बाहर निकलते हैं। अब आगे क्या करते हैं कि हम इस जो CO2 है हमारा, जो उच्च एल्केन बना है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जल से अपघटित हो जाता है, यानी 2Na
प्लस में H2O, ये किस में बदल जाएगा, यहाँ पर NaOH प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से इसमें उच्च एल्केन व CO2 व हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसका जल अपघटन करते हैं हम, जल अपघटन ऐसे लिख लेना। तो ये हमारा उच्च एल्केन देखो कहीं पर भी यदि दो R जुड़ जाए आपस में तो हम उसको उच्च एल्केन बोलते हैं, और जहाँ पर RH जुड़ जाए वो एल्केन कहा जाता है तो दोनों ही एल्केन, लेकिन वो उच्च एल्केन और ये एल्केन कहलाता है। तो यहाँ पर उच्च एल्केन बनते हैं। इसकी क्रियाविधि मुक्त मूलक क्रियाविधि से संपन्न होती है, अभिक्रिया से। ये इसकी अभिक्रिया है। अब हम इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी क्रियाविधि करते हैं। मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा इसकी अभिक्रिया संपन्न होती है। हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण भी ले सकते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल को भी ले सकते हैं, तो उससे कोई क्रियाविधि दोनों की सेम है। जैसे हमने ये यहाँ पर लिया CH3C डबल बॉन्ड OH या ONA भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसके हम दो अणु लेते हैं, मुक्त मूलक क्रियाविधि से संपन्न होती है। तो ध्यान रहे इसमें मुक्त मूलक बनते हैं। ये कार्बोक्सिलेट आयन में बदल जाता है। यहाँ पर लिख देंगे CH3 और C डबल बॉन्ड O-, ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। और क्या बाहर निकल गए, H प्लस आयन कितने, 2। तो ये इसके बाद जब इसमें क्रियाविधि होती है, ये एनोड पर होती है अभिक्रिया। कहाँ पर होती है, एनोड पर, क्योंकि विद्युत अपघटन है तो एनोड कैथोड पर अभिक्रिया होंगी। इसमें क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है। यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, CH3 कितने, 2। यहाँ पर 2 अणु लिए हैं और यहाँ पर जो बाहर निकलेगा CO2 गैस बाहर निकल जाती है। 2 अणु CO2 के निकल जाएंगे। अब इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। यहाँ पर क्या निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे अभिक्रिया करते हैं, 2H प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़कर क्या बनाते हैं, H2 गैस बनाते हैं, जो कैथोड पर अभिक्रिया होती है। ये इसकी क्रियाविधि है, मुक्त मूलक क्रियाविधि। इसमें मैथिल मुक्त मूलक बनते हैं। ये क्या है, मैथिल मुक्त मूलक, इस तरह से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है सिम्ट अभिक्रिया। सिम्ट अभिक्रिया ये एमीन बनाने की अभिक्रिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वहाँ भी इस अभिक्रिया को हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं N3H, तो N3H का मतलब होता है नाइट्रोजन के 3 परमाणु हैं और हाइड्रोजन का 1 परमाणु है। ये हाइड्रोजोइक अम्ल कहलाता है। इससे अभिक्रिया कराते हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में, यानी डाइल्यूट तनु H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनती है NH2, यानी प्राथमिक एमीन बनती है। तो यहाँ पर प्राथमिक एमीन का बनना ये एमीनीकरण भी कहलाता है। ये सिम्ट अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होता है कि इसको यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये प्राथमिक एमीन डायरेक्ट ही बनेगा, क्योंकि इसमें CO2 का निष्कासन होता है, प्लस में CO2 बाहर निकलती है। और नाइट्रोजन जब अभिक्रिया करती है इससे तो ये एमीन में बदल जाता है। प्राथमिक एमीन बनाने की ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है इसमें। और 2 नाइट्रोजन होते हैं, वो नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलते हैं N2। तो ये प्राथमिक एमीन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये हमारी सिम्ट अभिक्रिया हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की सिम्ट अभिक्रिया यानी उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।